गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग संसद के विषय में पढ़ना प्रारंभ किए थे। देखे थे संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। तो राष्ट्रपति के विषय में पढ़ चुके हैं हम लोग। संसद के विषय, ये राज्यसभा के विषय में प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए, यहाँ राज्यसभा में देखे थे हम लोग कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 238 निर्वाचित और 12 नाम निर्देशित। तो जो 238 सदस्य हैं वो राज्यों से चुन के आएंगे और 12 नाम निर्देशित सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। लिखिए, निर्वाचित, आगे से अब जहां तक लिखे थे उसके आगे, निर्वाचित सदस्य राज्य के विधानसभा के, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के विषय में बताया गया था राष्ट्रपति वाले इलेक्शन में। यहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है, मान लीजिए बिहार विधानसभा है, तो बिहार विधानसभा में जिस पार्टी से जितने सदस्य रहते हैं उसी के अनुपात में जो राज्यसभा की सीट होती है उस पार्टी को अलॉट कर दी जाती है। जैसे कभी कभी समाचार में सुनते होंगे कि ये सीट खाली होने वाली है और ये इस कोटे की, इस पार्टी के कोटे से संबंधित है। तो अभी मान लीजिए बिहार में आपका भाजपा, जदयू, राजद, तो देखा जाएगा कि किस पार्टी से कितने विधायक हैं और उसी के रेशियो में अपने जो राज्यसभा की सीट है उसको अलॉट किया जाएगा। लिखिए, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान
या व्यवहारिक अनुभव, विज्ञान के बाद क्या बोले हैं? विज्ञान के बाद विज्ञान और समाज सेवा, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। रखने वाले व्यक्ति होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि इस प्रयोजन के लिए राज्य शब्द के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं। देखिए, चूंकि इन संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा का गठन हुआ है, वहां निर्वाचित विधायक है, इसलिए इन दो संघ शासित प्रदेशों से भी राज्यसभा में सदस्य चुन के आते हैं। देखिए, ये भी लक्षण जो संघ शासित प्रदेश से राज्यसभा में सदस्य चुन कर आते हैं, ये लक्षण भी परिसंघीय प्रणाली के अनुरूप नहीं है। जो बताए थे कि अमेरिका में शुद्ध परिसंघीय प्रणाली है, उसमें राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और अमेरिका में 50 राज्य है, हर राज्य से केवल 2-2 मेंबर आते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में राज्य सीटों का आवंटन जो किया गया है जनसंख्या के आधार पे, और ये किस राज्य से कितने सदस्य आएंगे राज्यसभा में, ये किस अनुसूची में है? अस्मिता 4 अनुसूची में है सीटों का आवंटन करना। गुड। हाँ, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो अनुसूची 4 निकाल के आप लोग देख सकते हैं कि कहां से कितने सदस्य हैं। चलिए, आइए आगे चलते हैं। लिखिए कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन उनके जनसंख्या ब्रैकेट में कर दीजिएगा 1971 के जनगणना के अनुसार, ब्रैकेट बंद, के आधार पर किया जाता है। तो आप लोग अनुसूची 4 से लिख लीजिएगा कि किस राज्य से है
मेरे पास पुराना वाला लिस्ट है, तो अभी भी यूपी से सबसे ज्यादा है। हाँ, लिख लीजिए कि इस समय उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सबसे अधिक 31 सदस्य। बिहार से कितने हैं? बंटवारा से पहले, बिहार झारखंड के बंटवारा से पहले 22 और अब 16 है। अब प्रेजेंट टाइम में 16 है। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, राज्यसभा अस्थाई सदन है। राज्यसभा अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है मतलब ये कभी भंग नहीं होता है। जैसे लोकसभा हर 5 साल पे भंग हो जाता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। देखिए, अर्थात इसका विघटन नहीं होता है। विघटन का अर्थ है कि एक साथ राज्यसभा के सभी सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाना और फिर से सभी नए सदस्य चुना जाना। लोकसभा में ऐसा होता है, प्रत्येक 5 साल पे, जैसे 5 साल पूरा होगा, लोकसभा के सभी सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी और पूरे देश में फिर निर्वाचन किया जाएगा और नए सिरे से नए सदस्य चुन के आएंगे। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। लिखिए, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। लिखिए, प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य निवृत्त, ब्रैकेट में रिटायर हो जाते हैं। देखिए कैसे होता है राज्यसभा में। मान लीजिए राज्यसभा में अभी आपका चल रहा है 2022। सपोज राज्यसभा में 300 मेंबर हैं, चाहे 233 ही लिखते हैं, 245। राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 245। 2022 चल रहा है, तो 245 का 1/3 कितना होगा? लगभग 81। 8 3 के 24, 43 नहीं,
81 या 82, 82 लीजिए, लगभग में चलेगा। तो 2022 में इसके मान लीजिए 82 मेंबर रिटायर हो गए, और जो 82 रिटायर हुए, जिस स्टेट से रिटायर हुए उसी स्टेट से उतने मेंबर चुन कर आएंगे। फिर आ गया 2024, 2002 साल बाद 24, फिर इसमें से 82 रिटायर करेंगे और नए 82 चुन कर आएंगे। फिर आएगा 2026, 2026 फिर 82 रिटायर करेंगे, फिर 82 आएंगे। अब देखिए 2022 में जो चुने गए थे, 2028 में उनका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो जो 2022 में चुने जाएंगे 2028 में रिटायर कर जाएंगे, उनके जगह पर फिर नए मेंबर चुन कर आएंगे। तो इस टाइप से ये सिलसिला चलता रहता है, अर्थात राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होते हैं। मैंने राज्यसभा कभी डिसकंटिन्यू नहीं होगा, राज्यसभा हमेशा कंटिन्यू करता रहेगा। उसके 1/3 मेंबर हर 2 साल पर रिटायर होते रहेंगे, नया 1/3 आते रहेगा, और जो पुराना जो 1/3 जिनका 6 साल पूरा हुआ है वो अपना निकलते रहेंगे। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऐसा कहा जाता है कि संविधान के राज्यसभा, संविधान के अंतर्गत राज्यसभा परिसंघीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। शुरू में ही बताए थे कि ये जो राज्यसभा है परिसंघीय प्रणाली का लक्षण है, फेडरल सिस्टम का लक्षण है। फेडरल सिस्टम मतलब जैसे अमेरिका कोई एक देश होगा और उस देश का निर्माण राज्यों के सहमति से होगा। राज्य जैसे छोटे छोटे हैं तो सब अलग अलग सबको शासन करने में प्रॉब्लम होगी, तो हुआ भाई कि चलो हम सब एक साथ मिलके एक कंट्री बना लेते हैं, तो रेलवे लाइन बिछाने में, सड़क बिछाने में, एयरपोर्ट बनाने में, हर चीज में सहूलियत होगी। रियल फेडरल सिस्टम वो है। लेकिन हम लोगों का जो इंडिया बना है एग्रीमेंट से नहीं बना है, राज्यों का एग्रीमेंट नहीं है। हम लोगों के मामले में हमारा पहले इंडिया है, बाद में स्टेट है। वो तो सहूलियत के लिए इसको अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया है कि हर राज्य की अपनी भाषा अलग है, अपनी संस्कृति अलग है, अपना उसका भूगोल अलग है, जलवायु अलग है, हर चीज अलग है। तो एक टाइप की विशेषता वाले प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया है। और राज्य का दर्जा किस आधार पे दिया गया है आप लोग पहले पढ़े थे, वो है भाषा। तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया। तो राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पे किया गया है, भाषा के आधार पे। ये प्रशासन के सुविधा के लिए किया गया है, प्रशासन के सुविधा के लिए किया गया है।
कि एक टाइप के लोग रहेंगे तो उनके लिए कानून बनाना आसान रहेगा। राज्यों का एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर ये राज्यसभा और इसकी क्या आवश्यकता थी? इतने बड़े देश को चलाने के लिए यूनिफाइड सिस्टम बहुत स्ट्रांग कर देने पे विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो हुआ ये कि विद्रोह न हो, हर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान उचित समय पर किया जाए, इसलिए ये सिस्टम अपनाया गया कि जिसको जो प्रॉब्लम है आके बताइए भाई कि ये प्रॉब्लम है, सॉल्व किया जाएगा। तो राज्यसभा फेडरल सिस्टम का लक्षण है, इसीलिए इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। आगे लिखिए, प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि, लिखिए, पहला, यह केंद्र स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है। लिखिए, धन विधेयक के अतिरिक्त, हाँ उसी में, धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित किया जाना आवश्यक है। प्रमुखता संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, लिखिए, कॉमा, इस प्रकार संविधान की अभिरक्षा में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी विधेयक कैसे पारित किया जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से विधेयक को पारित करना होता है, तब राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए। तो केवल एक धन विधेयक है जिसमें राज्यसभा को कम शक्ति मिली है या नहीं मिली है लगभग, बाकी सभी विधेयकों पर राज्यसभा की शक्ति लगभग लोकसभा के बराबर है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि राज्यसभा लोकसभा से कम नहीं है, और किन किन मामलों में लोकसभा से राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है। लिखिए दूसरा पॉइंट कि राज्य सूची से संबंधित विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति राज्यसभा ही देती है।
देखिए, आप लोग आगे पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध में कि भारत सरकार और राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बनाएंगे, विषय का बंटवारा कर दिया गया है। अब जैसे रेल, रक्षा, सब किसका है? भारत सरकार। बिहार सरकार रेल से रिलेटेड कोई कानून नहीं बना सकती, जीएसटी से रिलेटेड कोई कानून नहीं बना सकती, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड कोई कानून नहीं बना सकते, टेलीकॉम से रिलेटेड कोई कानून नहीं बना सकते। तो जो जो केंद्र सूची का विषय है, भारत सरकार के लिए रिजर्व रखा गया है, उस पर भारत सरकार कानून बनाएगी। और जो राज्य सरकार का विषय है वो राज्य, अब जैसे देखिए शराबबंदी कानून केवल बिहार में है, केवल बिहार गवर्नमेंट बनाए, अब इसमें भारत सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये शुद्ध परिसंघीय प्रणाली का लक्षण है। लेकिन भारत में क्या है, कभी कभी केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती। ऐसा तब होगा जब राज्यसभा ऐसा करने को परमिशन देगा। राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि राज्य सूची के इस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है, तब संसद को यह अधिकार मिल जाएगी कि राज्य सूची के विषय पर वो कानून बनाए। अब ये सब चीज हम लोग केंद्र राज्य संबंध में पढ़ेंगे। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्यसभा देती है। राज्यसभा में पहले प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि हाँ भाई बनाया जाए, तब अब संसद उस पर कानून बनाने में कानून बनाने के लिए एलिजिबल है। आगे लिखिए, राज्यसभा देती है, लिखिए तब, कॉमा देखिए, तब जबकि राष्ट्रीय हित में ऐसे कानून की आवश्यकता हो। ऐसे कानून की आवश्यकता हो। लिखिए, इस प्रकार का कोई विधेयक या इस प्रकार का उपबंध करने वाला कोई विधेयक राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। पारित किया जाता है, फुल स्टॉप। लिखिए, इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक लोकसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए तीसरा पॉइंट, देखिए, यदि कोई नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना हो तो
का गठन करना हो तो ऑल इंडिया सर्विस। अखिल भारतीय सेवा का मतलब समझ रहे हैं? यही, जैसे अभी 3 ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। वन सेवा, विदेश सेवा नहीं। तो ये 3 ऑल इंडिया सर्विस है। इसको ऑल इंडिया सर्विस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो अधिकारी हैं, इसकी बहाली भारत सरकार करती है, लेकिन ये सेवा किसको देते हैं? राज्य को। अब जैसे आपके रोहतास जिले के जो डीएम है अभी, आईएएस सर्विस किसको दे रहे हैं? बिहार गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी बहाली कौन किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करके आए, बीपीएससी नहीं। ये यहां एक तरह से जॉब करने आए थे, जब चाहे तब यहां से दिल्ली जा सकते हैं। कि अब मान लीजिए बिहार सरकार कह देती है कि भाई हम इस आईएएस अधिकारी का या इस आईपीएस अधिकारी का सेवा लेना नहीं चाहते हैं, तो इसको फिर से दिल्ली भेज दिया जाएगा। अब भारत सरकार इसको जहां मर्जी जिस कैडर में भेजना चाहे भेजे। तो इसको कहते हैं ऑल इंडिया सर्विस। कि ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर चुने जाते हैं भारत सरकार द्वारा, लेकिन सर्विस देते हैं राज्यों को। ऐसा क्यों किया गया है? केंद्र सरकार राज्य पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए, कि कोई भी राज्य संघ से टूटकर अलग होने या संघ के खिलाफ है कोई ऐसी गतिविधि न करे जिससे कि भारतीय संघ को खतरा हो जाए। इसलिए ये ऑल इंडिया सर्विस बनाया गया है। आगे लिखिए कि यदि कोई नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना हो तो कॉमा इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राज्यसभा में ही पुनः स्थापित किया जाएगा, लोकसभा में नहीं। पुनः स्थापित किया जाएगा लोकसभा में नहीं। ब्रैकेट में कर दीजिएगा आर्टिकल 312। ये ऑल इंडिया सर्विस अनुच्छेद 312 में है। चौथा पॉइंट लिख लीजिए, राज्यसभा के सदस्य संघ के मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं, कि राज्यसभा के सदस्य मंत्री बन सकते हैं। ये तो हुआ राज्यसभा की विशेष स्थिति। पैराग्राफ अब चेंज करके लिखिएगा। लिखिए, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए अहर्ताएं, माने चुने जाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है। हाँ, हेडिंग दीजिए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए या होने के लिए अहर्ताएं। लिखिए, पहला, भारत का नागरिक हो,
भारत का नागरिक हो। दूसरा, उम्र कम से कम 30 वर्ष हो। और तीसरा पॉइंट कि जिस राज्य से वह चुना जाता है जिस राज्य से वह चुना जाता है उस राज्य के मतदाता सूची में उसका नाम हो। मतदाता सूची में उसका नाम हो। ठीक है, चलिए। और ऐसी अन्य अहर्ताएं लिख लीजिए। ऐसी अन्य, चौथा में, ऐसी अन्य अहर्ताएं जो संसद अधिरोपित करे, चाहे तो और कुछ क्राइटेरिया अपना लगा सकता है। ऐसी अन्य अहर्ताएं संसद अधिरोपित करे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कुछ अन्य राज्यसभा के विषय में जानकारियां लिखिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति का मतलब जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे वो स्वतः राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे। इसका अर्थ है कि राज्यसभा के सभापति का अलग से कोई चुनाव या निर्वाचन नहीं होता है। लिखिए, राज्यसभा के सदस्यों में से एक सदस्य उपसभापति चुना जाएगा। तो जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों में से होते हैं। नेक्स्ट आगे लिखिए इसी में कि साधारण परिस्थिति में सभापति को मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में उन्हें मत देने का अधिकार है। मत देने का अधिकार है। एक मिनट हमारे
लिखिए। हाँ देखिए कि जब किसी विधेयक पर राज्यसभा में मतदान होगा तो सभापति प्रथम दृष्टया मत नहीं करेंगे, लेकिन वोट टाई कर जाए, दोनों दोनों यस और नो में बराबर गिर जाए, तब उपराष्ट्रपति जो सभापति होते हैं वो मत दे सकते हैं। देखिए, हालांकि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन टाई होने की स्थिति में मत दे सकते हैं। लिखिए कि इसे निर्णायक मत कहते हैं, इसे निर्णायक मत कहते हैं। इसे निर्णायक मत कहते हैं। चलिए, ये हम लोगों का राज्यसभा समाप्त। 2-3 पॉइंट और है, लिख लीजिए, इसको बाद में समझाएंगे। लिखिए, हेडिंग दे दीजिए नीचे, राज्यसभा के विशेषाधिकार। राज्यसभा के विशेषाधिकार। लिखिए, हाँ, राज्यसभा के विशेषाधिकार में पहला पॉइंट, आर्टिकल 67B, अनुच्छेद 67B। लिखिए, क्या है इसमें? उपराष्ट्रपति को हटाने वाला, उपराष्ट्रपति को हटाने वाला कोई प्रस्ताव राज्यसभा में प्रारंभ किया जाएगा। राज्यसभा में प्रारंभ किया जाएगा। चलिए, दूसरा लिखिए, अनुच्छेद 249। ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। अनुच्छेद 249 या पढ़ चुके हैं, बताएंगे क्या है। और तीसरा अनुच्छेद 312। 312 तो अभी तुरंत पढ़े, 49 भी पढ़े हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका राज्यसभा। अब आइए लोकसभा पे। अब आइए लोकसभा पे। हाउस ऑफ द पीपुल। ये लोकसभा किसका प्रतीक है? लोकतंत्र का। पूछेगा एग्जाम में कि लोकसभा किसका प्रतीक है? लोकतंत्र का। क्यों? क्योंकि इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और लोकसभा में बहुमत के आधार पर ही सरकार बनती है। लोकसभा में बहुमत के आधार पर ही
सरकार बनती है। अभी जैसे 543 लोकसभा में टोटल मेंबर है 543, तो जिस पार्टी के पास इसका 50% रहेगा, ये उससे ज्यादा, यानी कि 200, अब तो 72 हो गया, पहले 73 था, 2 एंग्लो इंडियन लेके 272 या उससे ज्यादा जिस पार्टी को सीट मिलेगी वो पार्टी सरकार बनाएगी। उस पार्टी के नेता को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। लिखिए, लोकसभा, यह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का प्रतीक है। लिखिए, इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, लोकसभा में लोकसभा में 550 से अनधिक, अनधिक मतलब नॉट मोर देन 550 से अनधिक सदस्य होंगे। लिखिए, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। अब देखिए, इसके लिए पूरे आपके इंडिया को 543 लोकसभा सीटों में, क्षेत्रों में बांट दिया गया है। हर राज्य को अपना अलॉट कर दिया गया है कि इस राज्य से इतना एमपी, इस राज्य से इतना एमपी। ये भी जनसंख्या के आधार पर है, जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उस अनुपात में दे दिया गया है। यहाँ जनसंख्या वाले पर एक दिलचस्प वाकया है, बता रहे हैं कि अभी संविधान में लिखा हुआ था कि हर जनगणना के पश्चात, हर जनगणना यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष के समाप्ति पर जो विभिन्न राज्यों में सीटों का आवंटन है उसको रिवाइज किया जाएगा कि जिसकी आबादी, जिस राज्य की आबादी बढ़ जाएगी उसके सीट बढ़ा दिए जाएंगे और जिस राज्य की आबादी कम होगी उसकी सीट घटा दी जाएगी, क्योंकि भाई लोकसभा में सब जनता के प्रतिनिधि, तो हर क्षेत्र से या ऐसा कोशिश किया जाएगा कि हर एमपी के पीछे इक्वल पॉपुलेशन, ऐसा ना हो कि एक एमपी है उसके पीछे 100 लोग हैं,
और एक एमपी है उसके पास पीछे 10 लाख लोग हैं, और लोकसभा में दोनों के वोट का वैल्यू इक्वल है, तो वो जिसके पीछे केवल 100 लोग हैं, तो ज्यादा ना वहां के लोग पावरफुल हो गए, 100 लोग 1 लाख लोग के 10 लाख लोग के बराबर हो गए। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए बनाया गया था कि हर जनगणना के पश्चात राज्यों के बीच जो सीटों का आवंटन है उसको रिवाइज किया जाएगा। तो उसी दरमियान क्या हुआ कि भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ने लगी, और 60-70 के दशक की बात है। उसी समय अपना नारा आया, हम दो हमारे दो, कि भाई जनसंख्या नियंत्रण करिए, नहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। उस समय जब हम लोग छोटे छोटे थे तो सोच रहे थे कि हर दिन टीवी पे ये प्रचार आ रहा था, रेडियो पे प्रचार आता कि एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि घर बनाने के लिए भी जगह नहीं बचेगा। हम लोग सोच रहे थे कि अरे इतना जमीन है, कितना घर बनाएगा। और देखिए आज देखते देखते जहां ये पढ़ाई हो रही है, यहां से लेके सामने पहाड़ के बीच तक एक मकान नहीं था, पूरा यहां से वहां तक खेत था। आज देखिए खेत का नामो निशान खत्म हो गया, सब। इसी टाइप से आप हर सिटी के चारों तरफ देखिए कितने तेजी से कंस्ट्रक्शन एरिया का एक्सपेंशन हो रहा है। एग्रीकल्चरल लैंड रेसिडेंशियल लैंड में तब्दील होते जा रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का परिणाम है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो स्थिति और भयावह होगी। तो हर 10 साल के बाद इसको रिवाइज करना था, और जनसंख्या नियंत्रण का नारा आ गया। तो जो साउथ इंडिया के स्टेट हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र, ये सब पॉपुलेशन कंट्रोल पर थोड़ा ध्यान दिए, और इन राज्यों की जो आबादी है उस तेजी से नहीं बढ़ी जितना कि उत्तर भारत के राज्यों की बढ़ी, बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, ये सब। तो जनगणना के पश्चात हुआ ये कि अरे भाई कि उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत वाले राज्यों की जनगणना बहुत बढ़ गई है और नीचे वालों की आबादी कम है, सीट रिवाइज करके उत्तर भारत के राज्यों का सीट बढ़ाया जाए और उनका कोटा कम किया जाए। तो दक्षिण भारत वाले बोले भारत सरकार से कि जनसंख्या नियंत्रण का नारा कौन दिया था, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, पॉपुलेशन कंट्रोल करो। हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल भी किए और पनिशमेंट भी हम ही लोगों को मिलेगा। लोकसभा में सीट कम होना एक तरह से पनिशमेंट है। तब हुआ कि बात तो सही है, ये लोग तो अच्छा काम किया है, गलत काम तो उत्तर भारत वाला किया है, और गलत काम के लिए रिवार्ड नहीं मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसलिए ये जो हर 10 साल पर सीटों का रिवीजन का जो कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला था, उसको स्टॉप कर दिया गया है। तो सब आगे हम लोग देखेंगे, उसको रोक दिया गया है और अब संभवतः है रुका ही रहेगा। नहीं तो जिस दिन हुआ उस दिन नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में और झमेला खड़ा होगा। साउथ इंडिया वाले स्टेट फिर विद्रोह करेंगे। इसीलिए अभी 1971 वाली ही जनगणना चलती आ रही है, और उसी के बाद नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। 70 का जो 80 का दशक था, 70 से 80 के बीच वाला, उसी में एक्सप्लोजन हुआ था, और उसी में जनसंख्या नियंत्रण का नारा भी आया था, इंदिरा गांधी ले। तो चलिए आइए देखते हैं, लिखिए।
के क्या लिखा है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। लिखिए, इनमें 530 सदस्य, इनमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा में 543 543 निर्वाचित सदस्य हैं, जिनमें 530 राज्यों से तथा 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। चलिए, ये खत्म हो गया। एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान 104वां संविधान संशोधन से खत्म कर दिया गया, 2 एंग्लो इंडियन जो रहते थे। तो आज की सभा समाप्त करते हैं और एक काम करेंगे, ये जो कुछ मटेरियल है हम टीचमेंट को अपलोड कर देंगे, उसको आप लोग डाउनलोड करके कॉपी पे लिखिएगा जो हम लिखवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना बहुत समझाना है, नहीं तो ये अकेले 1 महीना ले लेगा। बहुत सारा चीज है इसमें समझाने वाला, मेन कॉन्स्टिट्यूशन अभी इसी में है। तो कल से हम समझाने वाला काम स्टार्ट करेंगे, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, समय बचेगा लिखवाने से। चलिए, 8:57 हो गया है, 9 बजे से आप लोगों का टेस्ट भी है। आपका दिन शुभ हो।